बड़ी खबर सबसे पहले। अयोध्या में जमीन डील से जुड़ी हुई गड़बड़ी मामले के तमाम आरोपों को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जिनके हाथ राम भक्तों के खून से सने हैं वो सलाह न दे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिसने भी गड़बड़ी की है उन पर कार्रवाई होगी। इनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं, वो सलाह न दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा और सलाहकार न बने। जो साधु संत वहाँ पे मंदिर निर्माण जो ट्रस्ट है उसके साथ जुड़े हुए हैं और सबको विश्वास है कि कहीं अगर कोई गड़बड़ है उसकी जांच होगी। जो दोषी सर, ट्रस्ट के लोगों पर ही आरोप लगा है। जो ट्रस्ट के लोग आरोप लगाना अलग है, जांच करना अलग है, लेकिन पहले जांच होने दीजिए। आरोप लगा है तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। आरोप लगा है, जांच होगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कब होगी वो पता नहीं, लेकिन उससे पहले सियासत हो रही। क्या कह रहे हैं कांग्रेस, सुनिए जरा। गड़बड़ झाला केवल साथियों इस बात से साफ है कि 18 मार्च 2021 को 5 मिनट के अंतर में शाम को 7:10 और शाम को 7:15 के बीच रजिस्टर्ड दोनों कागजात में राम मंदिर के लिए खरीदी जा रही जमीन की कीमत 2 करोड़ से बढ़कर 18.5 करोड़ रुपया हो जाती है। दुनिया के इतिहास में 5.5 लाख रुपया प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ने वाली अनूठी ये अकेली ही जमीन है। तो अयोध्या में जमीन खरीद को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। विवादों के केंद्र में है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। आरोप यह है कि 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई। हालांकि ट्रस्ट भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। पावन नगरी अयोध्या में रामलला गर्भगृह में विराज चुके हैं। सरयू किनारे भक्ति की शक्ति दिखने लगी है। अयोध्या नगरी सजी है, संवरी है। बस इंतजार है तो भव्य राम मंदिर का, जिसका काम लगातार चल रहा है। लेकिन उसी मंदिर से जुड़े ट्रस्ट को लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये आरोप हैं जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के। आरोपों के मुताबिक 2 करोड़ की जमीन को ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीदा। जमीन की कीमत 2 करोड़ थी, लेकिन महज 10 मिनट में ही डील पक्की हुई और वो कीमत हो गई 18.5 करोड़। ये एक जमीन है गाटा संख्या 243, 44 और 46 की, जिसकी जमीन की मालियत है 5 करोड़ 80 लाख रुपए लगभग। और ये जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई कुसुम पाठक और हरीश पाठक से। खरीदने वालों का नाम है रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी। ये जमीन खरीदी गई 7:10 पे। ये भी टाइमिंग है, देख लीजिए आप। 7:10 पे ये जमीन खरीदी गई और यही जमीन 5 मिनट के बाद रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया। 18.5 करोड़ रुपए में मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहा है। लखनऊ से लेकर यहाँ तक जानकारी हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे। आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। 10 मिनट के अंतराल में जमीन की कीमत 16.5 करोड़ बढ़ गई। यानी प्रति सेकंड 5.5 लाख रुपए महंगी होती गई जमीन और 10 मिनटों में ही कीमत में 9 गुना इजाफा हो गया। इसी साल 18 मार्च को उस जमीन की दोनों डील हुई थी और दोनों डील में महज 10 मिनट का ही अंतर था।
सबसे बड़ी बात यह कि दोनों डील में दोनों गवाह कॉमन हैं। उनमें एक नाम अनिल मिश्रा का है जो जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य हैं और दूसरा नाम है अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का। हालांकि ऋषिकेश उपाध्याय भ्रष्टाचार के किसी भी आरोपों से साफ इनकार कर रहे हैं। ट्रस्ट ने आपको प्रेस रिलीज जारी किया है ना कि उसकी वर्षों पुरानी अनुबंध की जमीन थी। वर्षों मने हो सकता है 5 साल, 7 साल, 10 साल। वो क्लियर होगा, पेपर मिलेगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। उनको तो बस ये इतना कह सकते हैं कि राजनीति से प्रेरित कौन लोग आरोप लगाए हैं, आप स्वयं बताएं कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी। तो ये पूर्णतः राजनैतिक है। भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, सबको दिक्कत है और इसमें राजनीति के अलावा कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह तो जमीन की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और सीबीआई जांच तक की मांग करने लगे हैं। तमाम सियासी सवालों के बीच राम मंदिर ट्रस्ट ने इसे राजनीतिक आरोप बता दिया है। 18.5 करोड़ रुपए में इसका अग्रीमेंट हुआ है और इसे ही लेकर पूरा का पूरा विवाद है कि 2 करोड़ रुपए में जो जमीन रजिस्ट्री कराई गई, महज कुछ मिनटों के बाद 18.5 करोड़ रुपए में कैसे उसका अग्रीमेंट हुआ। तमाम विवाद इसी को लेकर के है और अब पूरी सफाई राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को देनी है। कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। तो अयोध्या में विवाद में आई जमीन को लेकर अब सियासत गर्मा गई है, लेकिन इसके केंद्र में 3 अहम किरदार हैं। जमीन की पूरी डील में 3 ऐसे नाम हैं जो कॉमन है। आइए हम आपको दिखाते हैं वो तीनों किरदार कौन है और उनकी भूमिका क्या है। 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया। हमको आरोप लगते ही रहते हैं, मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, सबको दिक्कत है और इसमें राजनीति के अलावा कुछ नहीं। 18.5 करोड़ की डील पर विवादों का डंक लगा है। एक पक्ष इसे स्कैम बता रहा है तो दूसरा पक्ष फेयर डील होने की दलील दे रहा है। लेकिन जमीन डील की पूरी कहानी 3 लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है। जमीन का मालिकाना हक कुसुम पाठक का था, जिन्होंने 2010-11 में ही जमीन का समझौता रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से कर लिया। अयोध्या की इस जमीन की खरीद बिक्री में कुल 3 किरदार अभी तक सामने आए हैं। पहला, जिसकी जमीन थी कुसुम पाठक। मूल रूप से ये पूरी जमीन जिस पर इस वक्त अमरूद की बगिया है, ये कुसुम पाठक की जमीन है। लेकिन कहा जाता है कि कुछ साल पहले उन्होंने अपनी इस जमीन का अग्रीमेंट 2 लोगों के नाम किया था, रवि तिवारी और सुल्तान अंसारी। वहीं समझौता कागजी तौर पर करीब 10 साल बाद यानी इस साल 18 मार्च को फाइनल हुआ। कुसुम पाठक ने 2 करोड़ में रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को बेच दिया। 18 मार्च 2021 को इस जमीन की पहली रजिस्ट्री होती है और तब तीसरे किरदार की एंट्री होती है। पहली रजिस्ट्री सीधे कुसुम पाठक, रवि तिवारी और सुल्तान अंसारी को करती हैं, जिनसे वर्षों पहले उनका एक अग्रीमेंट हुआ था और वो अग्रीमेंट 2 करोड़ रुपए का था। अठारह मार्च को ही रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने 2 करोड़ वाली वो जमीन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बेच दी। कीमत ली गई 18.5 करोड़। इसी डील को लेकर विवाद का अध्याय शुरू हो गया है। प्रशासन और ट्रस्ट की माने तो इस जमीन को इसलिए खरीदा गया है ताकि अयोध्या के कई मंदिरों को यहां पर शिफ्ट किया जाना है। लेकिन ट्रस्ट ने ये जमीन सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी से खुद के नाम रजिस्टर कराया है और उसी दिन रजिस्टर कराया है जिस दिन इस जमीन की बिक्री, इस जमीन की रजिस्ट्री 2 करोड़ में हुई है। ट्रस्ट ने इस जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदने का रजिस्टर्ड अग्रीमेंट किया है और 17 करोड़ रुपए बकायदा अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिए हैं। जिस जमीन का विवाद है उसका एरिया है 12,080 वर्ग मीटर।
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में पड़ने वाली इस जमीन पर जन्मभूमि के कुछ मंदिर बनाए जाने की योजना है, लेकिन सियासी सवालों से उपजा विवाद फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। बनवीर सिंह के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। तो इस विवाद को लेकर सियासत भी लगातार जारी है। फिर 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ की कैसे हो गई? ये धर्म के नाम पर लूट की गई है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आस्था के साथ लूट की गई है। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए, मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए और सीबीआई जांच कराकर दूध का दूध पानी इस केंद्र की सरकार को करना चाहिए। पैनामा हुआ तो ट्रस्टी गवाह थे, जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ ट्रस्टी गवाह थे। इसका मतलब ट्रस्ट इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। 16 करोड़ 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार लूट हुई है। संजय सिंह जी ने वित्तीय अनियमितता को लेकर जो आरोप लगाया है, यह बड़ा आरोप है और मैं मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। इस जांच में जो लोग पाए जाएं उनको बख्शा ना जाए। लेकिन मैं यह भी एक सवाल उठाऊंगा कि अगर संजय सिंह जी, अगर जांच में ये लोग सही नहीं पाए गए तो आप ऊपर मैं राजू दास 50 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करूंगा। इसके नाते 50 करोड़ का मानहानि का दावा करूंगा क्योंकि आप विश्व हिंदू परिषद पर उंगली उठा रहे हैं, जो हिंदू जनमानस के ऊपर उंगली उठाना हुआ। सीधा चलेंगे, कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, सीधे तौर पर विपक्ष कह रहा है कि एक बड़ा भ्रष्टाचार है, सरकार कह रही है एक सियासत है। देखिए, अभी तक एक जो अग्रीमेंट का पेपर जिसकी बात लगातार की जा रही है कि ये 10 साल पुराना अग्रीमेंट है और 10 साल पहले 2 करोड़ की जमीन थी और आज भले ही उसकी रजिस्ट्री 2 करोड़ की हुई हो लेकिन उसे अभी 18.5 करोड़ में खरीदा गया है। तो अब सब कुछ इस बात पर निर्भर कर रहा है कि आखिर वो रजिस्ट्री की जमीन, वो जो रजिस्टर्ड पेपर था, क्या वो सामने आता है या नहीं। अभी तक वो सामने नहीं आया है। चंपत राय ने आज कहा है निकल करके कि वो इस मामले में कल बात करेंगे। यानी कि कुछ न कुछ कागजों में एक झोल दिखाई देता है, कुछ न कुछ एक गड़बड़ दिखाई दे रहा है, जिसे लेकर तुरंत ट्रस्ट जो है वो सफाई देने की स्थिति में नहीं है। यहां तक कि सरकार की तरफ से भी जो उप मुख्यमंत्री निकले आज कैबिनेट के बाद, तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है और इसकी इंक्वायरी एक तरीके से कराई जा रही है कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। सियासत अपनी जगह पर है। जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला उठ गया है, अब ये मामला तब तक नहीं शांत होने वाला है जब तक इसके एक एक सवाल पर एक एक जवाब निकल करके ट्रस्ट नहीं देता है। यानी कि आखिर ये 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की कैसे हुई, वो कौन सी डीड थी, वो कौन सा अग्रीमेंट था जो आज से 10 साल पहले हुआ, आखिर क्यों 2 करोड़ की जमीन को ट्रस्ट ने 18 करोड़ में एक दिन खरीदा। तो कई ऐसे सवाल हैं जो कि सामने आएंगे। जो हमें अभी तक बताया जा रहा है उससे पता ये चल रहा है कि आने वाले 24 घंटों यानी कि कल तक ट्रस्ट इस पर कुछ न कुछ खुलकर जवाब देगा, क्योंकि उस पर आरोप इस वक्त काफी ज्यादा लग रहे हैं और जो ट्रस्ट है या फिर यहाँ के लोग हैं वो इसे सिर्फ राजनीतिक आरोप करार दे रहे हैं। नजर बना रखिए कुमार अभिषेक, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एलजेपी में जारी बगावत की। भाई चाचा, हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा, तो मैं पार्टी छोड़ा नहीं हूँ। क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा। चाचा भतीजे के बीच की बात है। उनको कोई आपत्ति नहीं है, दल में रहे, उनको कोई आपत्ति नहीं है, मुझको चिराग पासवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। उनके पुत्र की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का और गलत राजनीति का नतीजा है। हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा, अरे हाँ भतीजा। एलजेपी में अब कलह सामने आ गई है। तकरार के बीच पार्टी ने पशुपति पारस को सर्वसम्मति से लोकसभा में संसदीय दल का नेता चुन लिया और उधर चिराग पासवान के खिलाफ पार्टी के 5 सांसदों ने बगावत कर दी और इन सब के बीच आज दिल्ली में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। चिराग के चाचा पशुपति पारस ने 2 टूक कह दिया। चिराग फैसला करे कि पार्टी में रहेंगे या नहीं, और इसके बाद फौरन चिराग पशुपति पारस से मिलने उनके घर पहुंचे, लेकिन घर के अंदर जाने के लिए 25 मिनट इंतजार करना पड़ा।
सुबह करीब 11:45 का वक्त था। चिराग खुद अपनी कार चलाकर चाचा पशुपति पारस के घर पहुंच गए। आरजू मुलाकात की थी, लेकिन सियासी तलखी ऐसी कि उनके लिए गेट बंद हो गए। कार की ड्राइविंग सीट पर चिराग थे, लेकिन पॉलिटिक्स की ड्राइविंग सीट पर आज पशुपति पारस बैठे। तलखी इतनी थी कि बड़े भैया रामविलास पासवान के बेटे के लिए भी पशुपति पारस ने दरवाजा नहीं खोला। घर का दरवाजा बंद कर दिया गया। गेट पर चिराग इंतजार करते रहे। मीडिया सवाल दागता रहा। पार्टी के अंदरूनी कलह और चाचा से रिश्तों पर सवाल दागे जाते रहे, लेकिन न तो गाड़ी का शीशा खुला, न ही चिराग की चुप्पी टूटी। आपको 20 मिनट वेट करना पड़े घर के अंदर आने के लिए। आप आपको लगता है कि ये इसके पीछे कोई साजिश है? चिराग, इसके पीछे कोई साजिश है? चिराग, क्या इसके पीछे कोई साजिश है? चिराग, इसके पीछे किसी की कोई साजिश? चिराग, इसके पीछे कोई साजिश? सवाल का जवाब देने की बजाय चिराग इंतजार करते रहे। वो गाड़ी का हॉर्न बार बार बजाते रहे ताकि कोई सुन ले और गेट खोल दे। बीच बीच में वो फोन पर भी बात करते रहे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मानो पशुपति पारस ने भी उनसे नहीं मिलने की ठान ली हो। इंतजार करते करते 25 मिनट हो गए। तब तक न गेट खुला, न उनसे कोई मिलने के लिए बाहर निकला। चिराग भी सब्र के साथ चुप्पी साधे इंतजार करते रहे। आखिरकार चिराग के लिए गेट खुला और उनकी गाड़ी अंदर पहुंची। अब चिराग घर के अंदर जा चुके थे, लेकिन पशुपति पारस घर पे नहीं थे। वहां मौजूद पार्टी सांसद और चिराग के चचेरे भाई प्रिंस राज थे। करने का एक बहुत बड़ा रोल जो है वो पशुपति पारस का रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरीके से उनको अनदेखी की जा रही थी, इसको लेकर वो नाराज थे। और पार्टी में जिस तरीके से सलाह मशवरा नहीं किया जाता था, किसी से बात नहीं की जाती थी, ये आरोप है उन सांसदों का। जो सांसद जो है पशुपति पारस के साथ खड़े हैं, ये वो 4 सांसद हैं। प्रिंस राज खुद उनके चचेरे भाई हैं, चंदन सिंह है, महबूब अली केसर है, वीणा देवी है। ये इन सांसदों की भी नाराजगी है कि कुछ बातें नहीं की जा रही थी। अब देखना ये है कि परिवार की लड़ाई, क्योंकि ये कह सकते हैं कि अब सबके सामने आ गई है, या कहें कि सड़क पर आ गई है। और चिराग पासवान बिहार की राजनीति से जुड़ा ये हाई प्रोफाइल ड्रामा दिल्ली में दिखा। ये सारी कवायद तब शुरू हुई जब आज खबर आई कि पार्टी में टूट हो गई है। 5 सांसद चिराग के खिलाफ हैं। पशुपति पारस ने मीडिया को संबोधित कर उस खबर पर मुहर लगाई और कह दिया कि हम एलजेपी से अलग नहीं हुए। चिराग को साथ रहना है या नहीं, वो खुद तय करें। पासवान जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अभी तक हैं। उनको कोई आपत्ति नहीं है, दल में रहे, उनको कोई आपत्ति नहीं है। उनको चिराग पासवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है। पहले खबर ये भी थी कि सभी बागी 5 एलजेपी सांसद नई पार्टी बनाएंगे और बाद में जेडीयू में शामिल हो जाएंगे, लेकिन पशुपति पारस ने ऐसे किसी भी समीकरण से इनकार कर दिया। गलत है। हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी रहेगी। लोक जनशक्ति पार्टी को दूसरे को मरवा नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन पूरे देश में है और बिहार में हमारा संगठन काफी मजबूत है। हमारा संगठन था, है और भविष्य में रहेगा। एलजेपी में कलह की खबर तब आई जब बीती रात 5 बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। ऐसे में एलजेपी में आगे क्या होगा, भविष्य की रणनीति क्या होगी, इस पर अभी भी सस्पेंस कायम है। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तेल की लगातार बढ़ती कीमतों से हर कोई परेशान है, लेकिन सियासत इस बात को लेकर ज्यादा हो रही है कि सरकार क्यों इस पर लगाम नहीं लगा रही है और विपक्ष राज्य क्यों नहीं अपने हिस्से से का टैक्स कम कर रहे हैं। अब तो राजस्थान के श्रीगंगानगर में डीजल भी 100 पार कर चुका है। इधर कोरोना की दूसरी लहर सुस्त पड़ती जा रही है, तो उधर पेट्रोल डीजल की कीमत की रफ्तार और तेज होती जा रही है। अब तक आपने पेट्रोल को शतक ठोकते देखा था, लेकिन अब डीजल ने भी सैकड़ा जमा दिया है। राजस्थान के शहर श्री गंगानगर में डीजल ने 100 का आंकड़ा छू लिया और कीमत दर्ज हुई 100 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर।
तेल के दाम में ऐसी आग लगी है कि देश का आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है। जी हाँ, और हिंदुस्तान में हमेशा ऐसा होता है कि जब जनता परेशान होती है तो विपक्ष अचानक सक्रिय हो उठता है। राहुल गांधी ने जब सरकार पर ताबड़तोड़ ट्वीट से हमला बोला तो जवाब देने के लिए खुद पेट्रोलियम मंत्री ने मोर्चा संभाला। राहुल गांधी जी पहले जवाब दे, उनकी शासित महाराष्ट्र में क्यों महंगा है तेल, राजस्थान में क्यों महंगा है तेल, पंजाब में क्यों महंगा है तेल। देखो, ऐसे गैर जिम्मेवार बयान राहुल गांधी ही दे सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान राहुल गांधी से इतना नाराज क्यों हैं। जवाब राहुल के ट्वीट में छिपा है। पहला ट्वीट है, गिरती जीडीपी, बढ़ती बेरोजगारी, आसमान छूते तेल के दाम और कितने तरीकों से बीजेपी भारत को लूटेगी। दूसरा ट्वीट देखिए, महामारी, महंगाई, बेरोजगारी, जो सब देखकर भी बैठा है मौन, जन जन देश का जानता है। हालांकि राहुल पर पलटवार के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने तेल की कीमतों में लगी आग की वजह भी समझाने की कोशिश की। आज मैं स्वीकार करता हूं, आज की जो प्राइस आई है ये नागरिकों को, कंज्यूमर को दिक्कत दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत सरकार हो या राज्य सरकार है, कोरोना में लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा एक साल के अंदर टीका में खर्चा हो रहा है। दरअसल तेल की कीमतों में बढ़ोतरी पर सरकार इसलिए भी विपक्ष पर हावी होने की कोशिश कर रही है क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों में दाम तुलनात्मक रूप से थोड़े ज्यादा हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 107 रुपए 23 पैसे है। महाराष्ट्र के परभणी में पेट्रोल 104 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। पंजाब के मोहाली में पेट्रोल 98 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 1 लीटर पेट्रोल 99 रुपए 15 पैसे के दर पर बिक रहा है। इन्हीं आंकड़ों को आधार बनाकर धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल पर धावा बोल दिया। हालांकि सवाल बीजेपी शासित राज्यों पर भी है और वो अपने हिस्से का वैट कम करके कीमत कम क्यों नहीं करते। मोदी सरकार ने पिछले 7 सालों में डीजल पेट्रोल के नाम पे लोगों को लूटा है और लूट कोविड के नाम पे कि हमने कोविड पे खर्च कर दिया, हमें लगता है ये ठीक नहीं। धर्मेंद्र प्रधान जी अगर ये कहते हैं तो हम कहते हैं कि व्हाइट पेपर लाएं। 7 साल में डीजल, पेट्रोल और ईंधन में कितना उन्होंने टैक्स जमा किया और कितना कोविड में खर्च किया। अगर पूरा पैसा कोविड में खर्च किया है तो उसका एक व्हाइट पेपर लाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो कोरोना के नाम पर आप पेट्रोल और डीजल के दाम को 100, सरसों तेल के दाम को 200 पार कर देंगे और ये दलील देंगे ये किसी के गले के नीचे नहीं उतरेगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और सरकार की कोई न प्लानिंग है। सरकार का ठोस अगर प्लानिंग होता तो ये हालत नहीं होती। तेल की आसमान छूती कीमतों पर भले ही सियासत हावी हो गई है, लेकिन जनता को इससे भला क्या मतलब। सरकार भी ये कहकर नहीं किनारा कर सकती कि विपक्षी राज्य क्यों नहीं वैट कम कर रहे हैं। आखिर आम आदमी के प्रति जवाबदेही तो उनकी ज्यादा बनती है। आज तक ब्यूरो। 24 घंटे बाद आखिर मुंबई के एक अपार्टमेंट में कुएं में डूब गई कार को निकाल लिया गया है। 3 महकमों के दर्जनों लोगों की टीमों ने क्रेन से बांधकर कार को निकाला। 150 साल पुराने कुएं में कल कुछ ही सेकंड में कार समा गई थी। आज देखिए एक कार का लाइव रेस्क्यू। धरती में समाई कार को निकाला गया। 3 महकमे लगे और बच गई कार। 150 बरस पुराने कुएं में ऐसे उगली कार। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप एक भारी भरकम कार का रेस्क्यू देख रहे हैं। जगह है मुंबई के घाटकोपर इलाके की रामनिवास सोसाइटी। भारी भरकम क्रेनों से बांधकर कार को बाहर निकाला जा रहा है। मशीनों और क्रेनों का आसरा लेकर एक एक इंच करके कार बाहर आ रही है। एहतियात बहुत जरूरी है। जरा सी चूक हुई तो 40 फुट का ये कुआं एक बार फिर इस कार को अपने आगोश में समा सकता है।
जैसा कि कल हुआ था। मौके पर लोगों की भीड़ है। ये तमाशबीन नहीं है, ये 3-3 महकमों के जाबाज कर्मचारी हैं। जी हां, स्थानीय लोगों के अलावा पुलिस, फायर ब्रिगेड और बीएमसी की टीमें इस कार को बाहर निकाल रही हैं। सही है, बहुत अच्छे। कार को कुएं में समाने में 26 सेकंड लगे थे, पर निकालने में कई घंटे लगे। इसका तरीका समझिए। पहले भारी पंप लगाकर कुएं का पानी निकाला गया, फिर एक शख्स कुएं में उतरा, क्रेनों के जंजीर से कार को बांधा गया और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता खींचा गया और आखिरकार कार बाहर आ गई। मुंबई के घाटकोपर में आपने कार का लाइव रेस्क्यू तो देख लिया, अब ये भी देख लीजिए कि आखिर ये कार 150 साल पुराने कुएं में समाई कैसे थी। ये कल की तस्वीरें हैं। 26 सेकंड की ये तस्वीर देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। देखते ही देखते कार जमीन में समा गई। लोग आंखें फाड़कर देखते रह गए और कार कुएं में पूरी तरह से डूब गई। कार अगर कुएं में समा गई तो इसके पीछे भी सोसाइटी के लोगों की लापरवाही थी। असल में जिस जगह कार जमीन में समा रही है वहां 150 साल पुराना कुआं था। इसी के ऊपर पार्किंग बना ली गई थी। कल अचानक जमीन धंसनी शुरू हुई और कार जमीन के अंदर समाने लगी। सुबह 8:30 बजे ये घटना हुई। हमारी दूसरी कार कंपाउंड में दूसरी कार है, उसको जो साफ करने वाला लड़का है उसने बूम मारा कि डॉक्टर साहब आपकी गाड़ी टेढ़ी हो गई है, देखिए जल्दी आइए। तो हम घर के बाहर पैसेज में आके देखा तो गाड़ी टेढ़ी हो गई थी और हम फोटो लिए, तब तक हमारी नजर के सामने ही वो गाड़ी अंदर चली गई। बारिश के बाद कुएं की परत धंस गई थी। शुक्र था कि कार में कोई सवार नहीं था। कार जब समा गई तो बीएमसी वालों को बुलाया गया, जिसने पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से ये पूरा ऑपरेशन किया। बारिश से बेहाल मुंबई वालों के लिए कम से कम ये हादसा एक सबक है। सबक इस बात का कि उन जगहों को लेकर सावधान और समझे रहें जहां बारिश में हादसा हो सकता है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया, आज तक। दिल्ली में अनलॉक 3 लागू होने के चंद घंटों के भीतर ही लापरवाही की तस्वीर भी दिखने लगी। सड़कों से लेकर बाजारों तक भीड़ भाड़ नजर आई। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क किसी ने नहीं पहना था। नियम टूटते जा रहे थे। मेट्रो स्टेशन पर भी लोग सारे नियम भूल गए। अनलॉक की छूट मिली तो टूटे नियम। ज्यादा रियायत तो ज्यादा लापरवाही। कोरोना की अनदेखी भारी न पड़ जाए। ये भीड़ और ये बेफिक्री दिल्ली की सड़कों, बाजारों से लेकर मेट्रो स्टेशनों पर सोमवार को 10 बजते ही दिखने लगी। सरकार ने अनलॉक 3 में ज्यादा छूट क्या दी? लगता है दिल्ली सड़कों पर निकल आई। शॉपिंग का हसरत हिलोरे मारने लगी। मेट्रो में सफर की जल्दी मच गई। दिल्ली की ये लापरवाही की तस्वीरें डरा गई। ये निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें हैं। क्या आपको लगता है कि लोगों ने कोरोना के कहर से कोई सीख ली है? मेट्रो के बंद गेट पर भीड़ जमा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह भूल गए हैं। उनको मंजिल पर जाने की जल्दी है, लेकिन कोरोना का डर लगता है मन से निकल गया है। मेट्रो स्टेशन का गेट खुलता है और भीड़ बेतहाशा मेट्रो स्टेशन की तरफ भागती है। रही सही सोशल डिस्टेंसिंग भी जाती रही। मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर लोगों का सैलाब दिखता है।
दिल्ली में एशिया की सबसे बड़ी गारमेंट बाजार गांधीनगर में आप ये पैरामिलिट्री फोर्स के जवान देख रहे हैं तो इसकी खास वजह है। लगता है कि सरकार को पहले से अंदेशा था कि अनलॉक के साथ ही दिल्ली वाले लापरवाह हो जाएंगे, तभी तो हालात संभालने के लिए गांधीनगर में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करनी पड़ी। गांधीनगर के बाजार में ये भीड़ देखकर साफ समझा जा सकता है कि सरकार का अंदेशा बिल्कुल सही था। अनलॉक 3 में बाजार पूरी तरह खोलने का फैसला 10 बजे लागू हुआ और ठीक इसी वक्त बाजार में भारी भीड़ दिखने लगी। और ये दिल्ली के एक व्यस्त चौराहे ITO की तस्वीरें हैं। अभी दफ्तरों को आधी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है, लिहाजा कायदे से दिल्ली की सड़कों पर इतनी भीड़ नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन लगता है पूरी दिल्ली एक बार फिर सड़कों पर निकल आई है। गाड़ियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि जाम लग गया है। लगता ही नहीं कि दिल्ली ने अभी अभी कोरोना का तूफान झेला है, जिसके वापस लौटने का अंदेशा भी खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली वालों की अनदेखी और लापरवाही का आलम कनॉट प्लेस में भी दिखा। देखिए कैसे कई लोगों ने मास्क को लापरवाही से नाक के नीचे खिसका रखा है, वो भी तब जब कई महीनों से मास्क को सही तरीके से लगाने की सीख दी जा रही है। तस्वीरें साफ गवाही दे रही हैं कि कोरोना की कड़वी यादों को लोग जल्दी भूल रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि कोरोना को फिर से वापसी का मौका मिल जाए। सुशांत मेहरा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। मेट्रो भले ही दिल्ली में 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ चलाई जा रही है, लेकिन स्टेशन के बाहर भीड़ से सारा फायदा नुकसान में तब्दील होता जा रहा है। एक मेट्रो स्टेशन के बाहर तो भारी भीड़ ने सारे नियमों की धज्जियां ही उड़ा दी, लेकिन साथ ही साथ बढ़ रही है मुश्किलें भी, क्योंकि मेट्रो में सिर्फ 50% लोग बैठने के लिए ही उनको परमिशन है, लेकिन कैसे लोग पहुंचेंगे अपने गंतव्य तक, अपने जहां पर उन्हें जाना है, उसके लिए लोगों के सामने मुश्किल पेश आ रही है। और यहाँ पर लोग वेट कर रहे हैं। कितनी देर से आप लोग वेट कर रहे हैं? आप आधे घंटे से। तो क्या गेट बंद है? हाँ जी। कुछ जानकारी दी गई मेट्रो की तरफ? जानकारी नहीं। क्या मुश्किल आ रही है? पता नहीं, टाइमिंग की प्रॉब्लम हो रही है। ऑफिस जाने वाले बंदे अब धूप में यहाँ बाहर खड़े हुए हैं, कोई सिस्टम थोड़ी ना है ये। अगर आप सिस्टम देखने जाए, ये डिस्टेंसिंग क्या हुई? आप डिस्टेंसिंग की बात करो, ये डिस्टेंसिंग थोड़ी ना हुई। मुश्किल आ रही है लोगों को, ये दिक्कत हो रही है। किसी को ऑफिस जाना है, किसी को दुकान जाना है, हर किसी को काम पर जाना है। अनलॉक हो गया है और इसीलिए हर किसी को अपने अपने गंतव्य तक पहुंचना समय से मजबूरी भी है। अगर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू भी की गई है और साथ ही साथ ये भी लोगों से गुजारिश की जा रही है कि आप पूरी तरह से संवेदनशील रहें कोरोना गाइडलाइन को लेकर के, तो ऐसी उम्मीद कैसे की जा सकती है? ये तमाम उम्मीदें बेमानी हैं, क्योंकि लोग भी कह रहे हैं कि जब आधे घंटे तक दरवाजा खुला नहीं रहेगा, आखिरकार उनके सामने ऐसे खड़े होने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं है। कैमरामैन आलोक कुमार दास के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। दिल्ली में सोमवार को दिल्ली वालों ने जमकर नियमों की अनदेखी की। कुछ जगहों पर तो लोग बगैर मास्क के ही नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे जरूरी है, पर इसकी सबसे ज्यादा अनदेखी हुई। देखिए क्या था गांधीनगर के बाजार का हाल। यहाँ से पूरी तरह से अनलॉक हो चुकी है, तमाम बाजार खुल चुके हैं। बाजारों में अच्छी खासी भीड़ जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद है गांधीनगर में। आप देख सकते हैं कि तमाम जो दुकानें हैं एकाएक खुलना शुरू हो गई है, लेकिन बेपरवाही भी जो है वो एक बार फिर से दिल्ली के बाजारों के अंदर देखने को मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी और मास्क जो लगातार सरकार की तरफ से कंपलसरी किया गया है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि सरकार अब आने वाले दिनों के अंदर जो जिस तरीके की गाइडलाइंस सरकार की तरफ से बनाई गई है कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वो अगर नहीं होता है तो सरकार इसके ऊपर विचार भी जो है वो कर सकती है। व्यापारी हैं, ये बताइए कि सर बाजार जरूर खुल गए हैं, लेकिन जो नियम हैं वो फॉलो होते हुए नजर नहीं आते। सर एकदम 2 महीने से व्यापार बनता, आज 2 महीने बाद खुला है, तो लोग रेगुलर होने से एकदम रश तो बढ़ेगा, और रश बढ़ेगा, उसको मेंटेन करने में थोड़ा समय लगेगा। और दिल्ली सरकार की इस तरह से सिविल डिफेंस अगर मिल जाए तो उसमें काफी हमें सहयोग मिलेगा। तो बेपरवाह क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कई जगह पे देख रहा हूँ कि मास्क नहीं पहन रहे लोग। देखिए कि मुझे लगता है कि पब्लिक ने ये सोच लिया है कि थर्ड वेव लानी है हमने। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार का रश हो गया। लोग कोरोना को एक बहुत लाइटली ले रहे हैं, और WHO ने भी कह दिया सितंबर और अक्टूबर में तीसरी लहर आनी है। और मैं ये जिस हिसाब से ये हालात पैदा हो चुके हैं, उस हिसाब से लगता है कि थर्ड वेव आएगी। और दिल्ली सरकार को चाहिए कि ऑड इवन तो सब चीज अनलॉक कर दी है, इस बाजारों को भी देखे क्या हालात हो रहे हैं, और अगर सख्ती हो तो मार्केटों में सख्ती भी करनी चाहिए। इनको सख्ती जो है वो होनी चाहिए। यही वजह है, आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर
उसी तरीके के हालात जो आज से 15 से 20 दिन पहले जब दिल्ली पूरी तरह से लॉकडाउन थी, लोग ऑक्सीजन और बेड के लिए परेशान हो रहे थे, सड़कों पर बेड नहीं मिल रहा था, यही कुछ आलम था। लेकिन आज एक बार फिर जिस तरीके से दिल्ली अनलॉक हुई है, दिल्ली वाले एक बार फिर से बेपरवाह हो गए हैं। वो भूल गए हैं कि 15 से 20 दिन पहले दिल्ली के क्या हालात थे। कैमरा पर्सन हितेश शर्मा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। वैसे दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक आम दिनों की तरह दिखने लगा है। आईटीओ पर इस कदर गाड़ियां दिखी कि बार बार जाम लगता रहा। दिल्ली हुई है अनलॉक और उसी के साथ खुल गए हैं सारे बाजार, मॉल, दफ्तर, सरकारी से लेकर प्राइवेट तक। लेकिन स्थिति बिगड़ गई है सड़कों की और आप इस समय देख सकते हैं कि कारों का रेला किस तरीके से सड़क पे इस वक्त दिखाई दे रहा है। यह है आईटीओ का मुख्य चौराहा, जहां आमतौर पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। यहाँ पे ट्रैफिक चलता हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन आपको हम अगर दूसरी तरफ भी दिखाएं कि किस तरीके से गाड़ियों की लंबी कतार है, तो दूसरी तरफ की तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि ये बहुत ही लंबी कतार है। यानी आईटीओ का जो यमुना ब्रिज है, पुल है, उस पर भी गाड़ियां लंबी कतारों में खड़ी हैं। यानी जैसे ही अनलॉक हुआ है वैसे ही तस्वीर बदलने लगी है और तस्वीर कुछ इस तरीके से बदली है कि लोग बाहर निकले हैं, उन्हें जाना भी है क्योंकि तमाम जरूरतें हैं जो कि बाहर जाकर के पूरी कर सकती हैं। लोगों को अपने काम पर भी जाना है और इसीलिए सीधे सीधे जो ट्रैफिक की तस्वीर है वो लंबी दिखाई पड़ने लगी है। तो ये मुश्किल अब लोगों को झेलनी पड़ेगी, उनसे दो चार होना पड़ेगा। अभी तक तो अगर आपको बाहर निकलना पड़ता था तो सड़कें खाली नजर आती थी। और एक मुश्किल और, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण का बड़ा कारक है वो गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण ही है, तो प्रदूषण भी आने वाले समय में बढ़ेगा। सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की कतारें नहीं बल्कि प्रदूषण के लिए भी तैयार हो जाइए। कैमरामैन आलोक कुमार दास के साथ कुमार खुनाल, दिल्ली, आज तक। दिल्ली में अनलॉक 3 में रेस्टोरेंट्स भी खुल गए हैं और इसके लिए बाकायदा रेस्टोरेंट वालों ने खास तैयारी की है। रोहिणी के एक रेस्टोरेंट में हमने जानने की कोशिश की कि आखिर वहां पर तैयारी कैसी है और किस तरह की एहतियात बरती जाएगी उनकी तरफ से। सोमवार से राजधानी में 3.0 के तहत अनलॉक शुरू हो गया है। इस अनलॉक में दरअसल राहत जो है वो ज्यादा मिल गई है। कोविड तो है, खतरा भी है, लेकिन सबसे बड़ी राहत यह कि जो दुकानें हैं इनको खोल दिया गया है। अब ऑड इवन के फॉर्मूला नहीं है। उससे भी बड़ी राहत दिल्ली वालों के लिए है कि अब तो रेस्टोरेंट भी खुल गए, खाना खाने के लिए आप कहीं पर जा सकते हैं। तो हम रोहिणी में एक मॉल के अंदर हैं और रेस्टोरेंट के अंदर आपको यहाँ की तैयारियां दिखाते हैं। सबसे जो बड़ा नियम है और जिसका पालन बहुत जरूरी है, सख्ती भी की जाएगी, वो ये कि जो बैठने की व्यवस्था है, एक टेबल पर बैठेंगे, दूसरे पर नहीं बैठ सकते। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आधी क्षमता, जिस रेस्टोरेंट की जितने की क्षमता है उसके आधे के बराबर ही लोग बैठ सकते हैं। अब आने के बाद सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है। जब भी गेस्ट उठकर जाएंगे तो सैनिटाइजेशन किया जाएगा। थर्मल स्कैनर जो है इसका इस्तेमाल बेहद जरूरी है। यही इस उम्मीद में कि दरअसल जो कारोबार है वो पटरी पर लौटेगा। लोग जो एक लंबे समय से घरों में थे वो अपने जो पसंदीदा व्यंजन है उनका लुत्फ उठाने घरों से बाहर निकलकर रेस्टोरेंट में भी आ जाएंगे, क्योंकि अब तक सिर्फ होम डिलीवरी, टेक अवे की ही अनुमति थी। लेकिन इसके बाद फायदा कितना होगा, नियम कैसे होंगे, तो अमित ये बताएं कितने तैयार हैं आप लोग इसका, अब जब अनलॉक हो गया सब कुछ? हम पूरा प्रिपेयर हैं ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए। नाउ वी हैव ओपन द रेस्टोरेंट, आवर किचन टीम इज सेट, नाउ वी हैव अ फुल सैनिटाइजिंग पार्ट, द स्कैनिंग पार्ट, एंड वी हैव गिवन द इंस्ट्रक्शन टू द स्टाफ कि जैसे गेस्ट एंटर करना है उनके पहले थर्मल स्कैनिंग करनी है और सैनिटाइज करके उसके बाद हमको गेस्ट को वहां पर बिठाना है। ये वो नियम है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे कहा जाता है कि आपको उन नियमों का पालन करना है, दूरी बनाए रखनी है, खाते समय तो मास्क उतारना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा गया कि ज्यादा भीड़ ना हो। कोरोना के चलते ठहरी हुई, थमी हुई दिल्ली आज फिर से एक बार दौड़ने लगी है। बेहद खौफनाक दूसरी लहर के बाद आज से रियायतों की तीसरी किश्त लागू हुई। लंबे समय से बंद बाजारों के शटर खुलने लगे, मॉल और रेस्टोरेंट खुलने को तैयार हो गए हैं, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि अगर महामारी अभी भी टली नहीं तो फिर सख्ती फिर से आएगी। आज से लगभग पूरी तरह से खुल गई है दिल्ली, तो जरा सावधान हो जाइए क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है।
नए केस में कमी के बाद लॉकडाउन में फंसी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए छूट की तीसरी किश्त आई है। इसी के तहत सुबह 5 बजते ही धार्मिक स्थलों के दरवाजे खोल दिए गए, मगर श्रद्धालुओं को इजाजत नहीं है। 10 बजते ही बाजार खुल गए, जो पूरा हफ्ता सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। मॉल्स और रेस्टोरेंट भी खोल दिए गए हैं। हाँ, रेस्टोरेंट में सिर्फ 50% लोग ही बैठ सकेंगे, यानी भीड़ भाड़ को रोक पाना अब मुश्किल हो गया है। लिहाजा यही अपील है कि बेहद जरूरी होने पर ही घर से निकलें। मास्क और दूरी को न भूलें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। कोविड गया नहीं है, कोविड इरेडिकेट नहीं हुआ है, कोविड अभी हमारे चारों तरफ है। तो ये डर हमें अपने मन में डाल के रखना पड़ेगा। इसीलिए धीरे धीरे हमें लॉकडाउन खोलने पड़ेंगे और हॉटस्पॉट्स नहीं बनने पड़ेंगे। माइक्रो कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी अब सबसे महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि जिम और स्पा के शटर फिलहाल डाउन हैं, मगर बाजारों में होने वाली भीड़ भाड़ से कोरोना के फैलने का खतरा बना हुआ है। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने कारोबारियों और RWA के लोगों के साथ बातचीत कर मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजेशन को हर हाल में बनाए रखने की हिदायत दी है। दिल्ली सरकार द्वारा जो कानून लागू किया गया है, मास्क पहन के चलना है। सब रेजिडेंट से अपील करते हैं कि मास्क पहन के रहे और इसका अनुपालन किया जाए। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक अनलॉक की पहली किश्त के बाद ही बढ़ने लगा था। छूट के तीसरे इंस्टॉलमेंट के बाद उसे भी लगभग पूरी तरह से छूट मिल गई। टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा 2 सवारियों के साथ चल रहे हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 255 नए मामले सामने आए, जबकि 23 लोगों की जान चली गई। मतलब वायरस फिलहाल कंट्रोल में है और इस वजह से हफ्ते भर के लिए दिल्ली को खोल दिया गया है। मगर इस चेतावनी के साथ अगर केस बढ़े तो दिल्ली फिर से लॉक हो सकती है। आज तक ब्यूरो।